दोस्तों इस वक्त पे बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में चीज़ें बहुत ही अलग सी हो रही हैं और अगर बात ना करें तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना। और अभी आज के जो अपडेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं आपके मनपसंद, मतलब स्पेशल अपडेट्स। मेंस फिजिक न्यूज़ आज काफ़ी सारी रहने वाली है इसके अंदर में, और काफ़ी अच्छी रहने वाली है, बेकार नहीं, बढ़िया रहने वाली है। और काफ़ी कुछ ना चीज़ें नई नई सी हो रही है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा बताना जल्दी चाहता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहला अपडेट हम बात करते हैं और यहाँ पर बात आती है कैरिथ बाजो की। अब कैरिथ बाजो एक मेंस फिजिक नहीं बल्कि एक 212 कंपेटिटर है। तो कैरिथ हमें पता है न्यूयॉर्क प्रो में खेलने वाले हैं, 2 हफ्ते से भी कम पड़े हैं और इस वक्त पे ये आ चुके हैं अपनी फुल शेप में। जितना अच्छा हो सकते हैं मेरे हिसाब से ये अभी तक सबसे अच्छे दिख रहे होंगे और अभी 2 हफ्ते पड़े हैं। इनके लेग्स इतने ज़्यादा शार्प हैं, इनके शोल्डर्स इतने पॉप कर रहे हैं, इनकी चेस्ट इतनी भारी लग रही है। और सबसे बड़ी बात कैरिथ के साथ में ये थी, इनके एब्स उतने अच्छे नहीं लगते थे, स्पेशली जब ये क्योन के आगे खड़े होते थे। इस वक्त तो वो भी एकदम प्रोट्रूड कर रहे हैं। तो ये शेप आई थिंक इनकी सबसे बेस्ट शेप अभी तक की होगी जो ये दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ना बड़े भी दिख रहे हैं लास्ट टाइम से। तो ये क्रेजी वेस्क्युलैरिटी का, क्रेजी हार्डनेस का एक अच्छा खासा मिला जुला कॉम्बिनेशन है। और मेरे हिसाब से कैरिथ बाजो इस बार 212 का ये कॉम्पिटिशन जीत ही जाएंगे न्यूयॉर्क में, क्योंकि न्यूयॉर्क में अभी तक इन्होंने विक्ट्री हासिल नहीं करी है। और ये कॉम्पिटिटर ना जीते तो फिर यार और कौन आए इसके आगे। ये इस किस्म के एथलीट हैं, बहुत रिस्पेक्ट है यार। ऐसी कंडीशनिंग, ऐसी हार्डनेस अचीव करना छोटी बात नहीं होती है। कैरिथ की एज भी थोड़ी अच्छी सी है, 40s के आसपास में है, और ऐसे में ये बॉडी दिखा रहे हैं जो ऑलमोस्ट परफेक्ट है। इनकी बॉडी में कोई कमी नहीं लग रही है और सही में मेरे एक वन ऑफ द फेवरेट एथलीट है 212 डिवीजन से कैरिथ बाजो। रिस्पेक्ट है इस बॉडी के लिए। इसके बाद आती है एक बहुत ही फनी सी न्यूज़, और वो न्यूज़ ना बड़ी एपिक है, बहुत ही अलग किस्म की, मैंने अभी तक कवर नहीं करी। तो हाल ही में हमें दिखाई दे रहे हैं हमारे मेंस फिजिक चैंपियन एरिन बैंक्स पोजिंग करते हुए। और ये बहुत अजीब है कि, अजीब क्या, अजीब तो नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत अलग है कि पोजिंग वो कर रहे हैं एक बाइक के ऊपर। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि एरिन बाइक चला रहे हैं, यानी कि बेसिकली वो सुजुकी हायाबुसा एक बाइक होती है वो चला रहे हैं इसके अंदर, जेन 3, और फुल मज़े ले रहे हैं क्रूज़ कंट्रोल के। मतलब एक स्पीड पे रेस फिक्स हो जाती है आपकी बाइक की, तो वो लगातार चलती रहेगी। एकदम हाथ छोड़ करके बाइक चला रहे हैं, अच्छी स्पीड में चला रहे हैं और फुल पोजिंग कर रहे हैं उसके ऊपर में, जो उनका एक स्टाइल होता है, आगे कोनी लगा करके और फिर मुंह को ढकते हैं और फिर बार बार वो अपने शोल्डर्स चौड़े करते हैं। तो एरिन ये चीज़ कर रहे हैं, साथ में वो लेन चेंज कर रहे हैं। हाथ छोड़ के बाइक चलाना अलग चीज़, लेन चेंज करना एक दूसरी चीज़, और पोजिंग करना एक तीसरी चीज़। तो ये चीज़ मज़ेदार तो है लेकिन कुछ हद तक डेंजरस भी है, और आई थिंक आप लोग भी ये चीज़ समझते होंगे। तो इसको किस तरीके से लिया जाए? देखो, बतौर चैंपियन एक अलग चीज़ है, लेकिन बतौर एक रिप्रेजेंटेटर होना स्पोर्ट का, उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि वो सेफ रहें और इस तरीके का एक मैसेज भी बाहर पब्लिक में ना जाए कि ऐसे हाथ छोड़ के कूल डूड बन के बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता है। और जाहिर है इसीलिए लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि आप थोड़ा सेफ राइडिंग करो, और ये स्टाइल को मारने के चक्कर में एक सेफ्टी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रही। तो ऐसा लग रहा है बिकॉज उन्होंने दोनों ही, ऑब्वियसली एक ही हैंडल होता है दोनों ने, उन्होंने हैंडल छोड़ के फुल बाइक चलाई है और स्पीड है अच्छी खासी यहाँ पे। ये तो इतिहास में मैंने अभी तक किसी एथलीट को करते हुए नहीं देखा, क्योंकि लोग अजीबोगरीब जगह पे खड़े होकर पोजिंग कर लेते हैं, टाइगर के साथ भी खड़े होकर करवा लेते हैं, लेकिन वो एक सेफ एनवायरनमेंट होता है। ये एनवायरनमेंट सेफ नहीं है और आप बिना राइडिंग जैकेट के, बिना राइडिंग पैंट्स के, बिना बूट्स के ये सब चीज़ें कर रहे हो। बतौर राइडर मैं ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ। तो ये सब गियर्स बिना पहने एरिन ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो बहुत एक रिस्की भी बन जाती हैं, और स्पीड बहुत अच्छी होने के कारण ना काफ़ी ज़्यादा भी रिस्की हो जाती हैं। तो ये मेरा इसमें टेक था। बाकी आप लोगों का क्या कहना है? एक एथलीट को ऐसा करना चाहिए? दोस्तों इसके बाद आता है अगला अपडेट, और यहाँ पर बात आती है माइकल द बुल की। और माइकल द बुल ने अभी कुछ हद ही मचा के रखी हुई है, मतलब हैरानी हो रही है मुझे इनका ये फेस देख करके। और ये फिलहाल दिखा रहे हैं अपना डेथ फेस। दोस्तों हमने डेथ फेस इससे पहले कई बॉडी बिल्डर्स के देखे होंगे। जॉर्ज पीटरसन एक उनमें से बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल थे। अनफॉर्चुनेटली उसके अगले दिन ही या उसके सेम डे आई थिंक उनकी डेथ हो गई थी। बहुत, वो तो बुरी चीज़ थी, लेकिन एक उनका जो डेथ फेस हमने देखा था वो दिमाग से नहीं जाता। आज मैंने जो इस एथलीट का ये डेथ फेस देखा है ना, ये भी ऐसा ही है कुछ, और शायद उससे भी ज़्यादा बढ़ के, क्योंकि इनके गाल एकदम अंदर जा चुके हैं, बिल्कुल चर्बी बची ही नहीं है इनकी बॉडी में। तो बॉडी बिल्डिंग में ऐसे फेस को हम डेथ फेस कह देते हैं। वैसे नॉर्मल लोग मजाकिया तौर पे इसको कई बार बोल देते हैं चुसे हुए आम जैसा आपका मुंह हो गया है, लेकिन एक्चुअली में इसको हम डेथ फेस का नाम, एक टर्म दी गई। और ये इस लेवल की कंडीशनिंग और हार्डनेस में है ना कि हम बिलीव भी नहीं कर सकते। एक दिन पहले इन्होंने अपडेट डाला भी था और अपना बैक शॉट दिखाया था, और सेम एग्जैक्टली उस कंडीशन में आ चुके हैं जहां पर कि इनको होना चाहिए। और अभी जब ये कार्ब लोडिंग करेंगे पता नहीं ये कितने ज़्यादा फुल भी दिखेंगे उसके साथ। फिलहाल इनका फेस इतना अंदर है ना, वो गड्ढे इतने ज़्यादा पड़ चुके हैं कि लग रहा है कोई, जैसे मानो कोई बूढ़ा आदमी हो। और ये नेचुरल होता है एक बॉडी बिल्डर के लिए जब वो ज़्यादा ही श्रेडिंग कर लेता है, और ऐसे में बॉडी अपने अंदर में कुछ ऐसे बदलाव दिखाने लगती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी जो एड़ियाँ हैं,
है ना, आपके पैर के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर से भी फैट कम होने लगता है, क्योंकि आप इतने पतले हो, आपके अंदर चर्बी इतनी कम हो गई है कि बॉडी ने उस जगह से भी कुशनिंग कम करनी शुरू कर दी। और ऐसा एक्सपीरियंस करा था शॉन रोडन ने 2018 मिस्टर ओलंपिया की प्रेप के दौरान। मतलब ऐसी जगह से फैट कम होने लग जाता है जहाँ पर कि हम सोच भी नहीं सकते। और इतना आप ड्राई हो, आप सिर्फ यहाँ पर लीन नहीं हो, एट द सेम टाइम आप ड्राई भी हो, आपकी बॉडी में पानी की भी कमी है, तो आपके घुटने यानी जॉइंट्स, चाहे वो घुटनों के हो या फिर आपकी कोहनियों के हो, वो भी एकदम ड्राई होने लगते हैं। ऐसे में इंजरी का रिस्क इतना ज़्यादा होता है। ये एथलीट इस वक्त पे माइकल द बुल इतने रिस्क पे अभी चल रहे होंगे, बहुत ईजिली इनकी मसल स्नैप कर सकती है, बहुत ईजिली इनके जॉइंट्स हर्ट हो सकते हैं, और काफ़ी जगहों पे, ऐसी जगहों पे इनको पेन हो रहा होगा जो हम सोच भी नहीं सकते। वो जगह इनकी चुभ रही होंगी, हड्डियाँ चुभ रही होंगी। यहाँ पर एक बार डेव पुलम्बो ने बताया था, वो इतना लीन हो गए थे कि उनको रात में सोने में दिक्कत होती थी, क्योंकि उनको अपनी बॉडी जो थी ना, वो लगता था जैसे कि बिल्कुल कुशनिंग ही ख़त्म हो गई है आसपास हर जगह। हिप्स भी पे उनको ये लगता था कि उनके हिप्स भी एकदम चुभ रहे हैं। जहाँ पर भी बैठते थे, अगर मान लो वो फ्रेश होने भी जा रहे हैं, तो कमोड पे बैठने पे दिक्कत होती थी। ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हम नॉर्मली सुनते कम है, लेकिन ये होता बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के साथ में है। हम लोग हमेशा लीन, श्रेडिंग, कंडीशनिंग की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ में होने वाली ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिन पे हम लोग ध्यान दे ही नहीं पाते, क्योंकि हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसी कंडीशनिंग से तो दूर ही रहते हैं ना। लेकिन ये उसके इर्द गिर्द की दिक्कतें हैं जो सिर्फ एक बॉडी बिल्डर उस वक्त पे फेस कर रहा होता है, वही इस चीज़ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता है। तो ये एक्सपीरियंसेस सीधा वहीं से आ रहे हैं। मतलब हर चीज़ को करने में चुभन होना, मांस बचा ही नहीं है, और एक्चुअली मसल्स जहाँ पर बची हैं वो कुछ लिमिटेड जगह ही हैं। एक एसेंशियल फैट नाम की चीज़ होती है आपकी बॉडी को, वो प्रोटेक्ट करता है, आप उससे भी नीचे जा रहे हो। तो एक बहुत अनहेल्दी स्टेट में इस वक्त माइकल द बुल दिखाई देने हैं, इसलिए मैंने अपडेट दिया, बिकॉज ये कुछ ज़्यादा ही हद मचा दी है इन्होंने इस डेथ फेस के साथ में। और फिलहाल ये आ चुके हैं पिट्सबर्ग प्रो में, हमें मालूम है पिट्सबर्ग में खेलने वाले हैं, अब से 2-3 दिन बाद दिखाई देंगे। उम्मीद है कि ये उस वाले शो में जीत जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं क्लासिक फिजिक में इनको कौन और दूसरा कंपेटिटर होगा जो कि टक्कर दे सकता है। फिलहाल क्लासिक फिजिक का भी पूरा का पूरा लाइनअप आ चुका है पिट्सबर्ग का, क्योंकि सारे ही एथलीट्स हमें पता लग चुके हैं, लेकिन क्लासिक में सारे एथलीट्स हैं नए, तो अभी हम उनका नाम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज हमें एथलीट्स का पोटेंशियल नहीं मालूम। तो जब हम देख रहे होंगे ना उस टाइम पे, तो अभी हमें पता लगेगा माइकल द बुल के साथ आके कौन खड़ा हो जाता है बाजू में, उससे उन नई एथलीट्स की हाइप भी तब बनने लग जाएगी। फिलहाल यहाँ पर लाइनअप अनाउंस हो गया दोस्तों मेंस फिजिक का भी, और मेंस फिजिक का लाइनअप हो गया है खतरनाक। हमें नहीं पता था पिट्सबर्ग के अंदर मेंस फिजिक लाइनअप में एथलीट्स इतने बढ़िया नामों के साथ में आएंगे। और यहाँ पे फिलहाल एक नाम आता है सबसे पहले, और वो है बैंक्विल। ये बिल्कुल एक नए एथलीट होंगे, आप सोच रहे होंगे कौन है ये, लेकिन एक हल्के एथलीट नहीं है। इन्होंने हाल ही में जीता है सेंट लुइस प्रो, बहुत अच्छी फिजिक दिखाई, और इससे पहले इन्होंने 2 शोज़ में खेला है, शार्लोट कप और वॉसेच वॉरियर में, और दोनों में सेकंड आए हैं कॉरे मॉरिस से। तो कॉरे मॉरिस भी इस वाले लाइनअप में है, और ये मचा रहे हैं इस वक्त पे धमाका, क्योंकि कॉरे ने अब कंडीशन आना सीख लिया है और उनको पता है एक लीन हार्ड बॉडी कैसे लाई जाती है। तो कॉरे का स्ट्रक्चर तो गॉड गिफ्टेड है, इतनी स्मॉल वेस्ट और इतने वाइड शोल्डर्स अभी किसी और मेंस फिजिक एथलीट पे नहीं होंगे। लेकिन एक वो कंपैरिजन मैं एरिन बैंक्स से यहाँ पर डेफिनेटली नहीं करने वाला, बिकॉज कॉरे अपने जेनेटिक्स पे, पोटेंशियल पे फुल नहीं है इस वक्त पे, एक कंप्लीट एथलीट नहीं है। लेकिन कॉरे एट द सेम टाइम अभी बहुत डेंजरस होते जा रहे हैं, और सिर्फ कंडीशनिंग की उनको जरूरत थी, वो लाने लग गए हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे दोस्तों बैंक्विल की, तो बैंक्विल एक बहुत अच्छे एथलीट हैं, और बहुत अच्छे से मेरा ये मतलब आ जाता है कि इनकी बॉडी है आगे से बहुत ही तगड़ी वीटे पर दिखाने वाली। फिलहाल इनकी बॉडी में आपको थोड़ा मास और थोड़ी सी ना थिकनेस की कमी लगेगी, जो डेफिनेटली एक मसल मैच्योरिटी की लैगिंग है। मसल मैच्योरिटी वहाँ पे एक्चुअली में लैग कर रही है, लेकिन वहीं एट द सेम टाइम इनकी आप बैक को देख लो, और वो बैक कॉरे मॉरिस से मुझे बेहतर लग रही है। वो बैक बहुत ही डेंस और बहुत ही कंप्लीट है। तो ये एथलीट ना एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग है और ख़तरनाक है इस लाइनअप के लिए। तो ये एथलीट बहुत अच्छा है, लेकिन इनके काव्स नहीं है बिल्कुल भी अच्छे, वो आपको दिखेंगे ही नहीं। फिलहाल यहाँ पर लाइनअप में दूसरे बड़े एथलीट्स हैं, अली बिलाल, हमें मालूम है वो खेलने वाले थे, एकदम तैयार हो चुके हैं, बढ़िया बढ़िया अपने अपडेट्स भेज रहे हैं, रेडी हैं वो। यहाँ पर आ जाते हैं फरकनर, और आई थिंक मैं इनका नाम शायद सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। तो ये इसके अंदर है एकदम राउंड फुल कंप्लीट 3D मसल बैलीज के साथ में, और यहाँ पर एकदम से जंप कर देते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सरप्राइज करने के लिए हमें रायन टेरी। तो रायन टेरी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, हालांकि मैंने कुछ दिन पहले आपको अपडेट दिया था, 4-5 दिन पहले, और बताया था रायन टेरी श्रेडिड हो रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो श्रेडिड वो हो रहे थे, और अब पता लग रहा है शो के लिए हो रहे थे। तो रायन टेरी हमें दिखाई देंगे, और ये काफ़ी बड़े नाम हो जाते हैं, रायन, फरकनर,
यहाँ पर आ जाते हैं अली बिलाल, उसके बाद में कॉरे मॉरिस बहुत डेंजरस है, और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताए थे इसमें बैंक्विल। ये पांचों एथलीट्स ना दोस्तों बढ़िया होंगे, और इसके अलावा भी कोई और एथलीट हो सकता है जो कि एकदम निकल करके आएगा और हमें चौंका देगा। तो मेंस फिजिक का लाइनअप है बहुत स्ट्रॉन्ग, इसको अच्छा लाइनअप बोलेंगे पिट्सबर्ग के हिसाब से, और मज़ा आने वाला है, मुझे तो ऐसा लगता है। इसके बाद में दोस्तों अगला अपडेट आ जाता है बड़ा, और वो आता है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर पे। आर्नोल्ड की फिलहाल दोस्तों एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है नेटफ्लिक्स पे, उसका नाम है आर्नोल्ड, और पोस्टर देख करके ही मज़ा आ गया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन फिलहाल इनका ट्रेलर आज ही आने वाला है, तो वीडियो में भी पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब आएगा ट्रेलर तो आई थिंक मैं इसको ऐड कर दूंगा, नहीं आएगा तो फिर एज इट इज़ वीडियो आएगी, और कल इसका मैं बात करूँगा कि ट्रेलर में डॉक्यूमेंट्री किस तरीके से हमें दिखने वाली है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री है आर्नोल्ड की, कौन नहीं सुनना चाहेगा। फिलहाल मैंने तो एक अच्छी खासी डॉक्यूमेंट्री पहले ही 33-35 मिनट की बना दी थी आज से 4-5 साल पहले आर्नोल्ड के ऊपर, तो वो आप लोगों ने देखी है, मुझे मालूम है, नहीं देखी हो तो फिर से भी रिवाइज कर सकते हो। तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मैंने दी थी, लेकिन ये अब डॉक्यूमेंट्री कितने घंटे की होती है डिपेंड उस पर करेगा, और डिटेलिंग भी फिर उतनी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मैं तो ज़रूर देखूँगा, और मुझे अगर कुछ नया लगाना आर्नोल्ड के बारे में तो मैं ज़रूर से आपको वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज आर्नोल्ड है यार, कौन नहीं देखना चाहता है। और डॉक्यूमेंट्री श्वार्ज़नेगर पे हमने कब से नहीं देखी, मतलब एक पंपिंग आयरन एक समय पे आई थी, उसके बाद 80s में कई डॉक्यूमेंट्रीज आई थी, पर अभी हम इतने लंबे समय से कुछ आर्नोल्ड के बारे में ऐसी चीज़ नहीं सुन रहे हैं। आजकल डॉक्यूमेंट्रीज बनती भी कहाँ है दोस्तों, अगर आप देखो फिल हीथ पे एक डॉक्यूमेंट्री आनी थी, उसको एक अरसा हो गया आज तक नहीं आई। जे कटलर, रॉनी कोलमैन, इन लोगों पे डॉक्यूमेंट्रीज अब कम ही बन रही है। रॉनी पे भी आई थी एक डॉक्यूमेंट्री 2018 में, बट नहीं आती है अब। एथलीट्स पे ना कुछ आउटडेटेड हो गया शायद ये डॉक्यूमेंट्री का कॉन्सेप्ट, जबकि इतने तगड़े तगड़े एथलीट्स हैं इंडस्ट्री में। और ना अब जनरेशन आयरन टाइप कोई मूवी आ रही है कि सारे एथलीट्स जैसे इस साल जो लाइनअप में जा रहे हैं मिस्टर ओलंपिया में, उनके ऊपर एक मूवी बना करके हमें इस साल रिलीज़ करने के लिए, मतलब अगले साल रिलीज़ कर दी जाए। उसका बहुत क्रेज़ होता है, मैं बता रहा हूँ, सब लोग देखेंगे। तो वैसा कुछ होना चाहिए, नहीं सारे बॉडी बिल्डर्स का एक कंपाइलेशन करके सबकी तैयारियां दिखा करके कैसे कैसे प्रेप कर रहे हैं ओलंपिया के लिए, वो दिखाओ, मज़ा आता है देखने में। कितनी एक्साइटिंग, कितनी हाइप बन जाएगी, देखो ना। इसलिए 2012 में बॉडी बिल्डिंग की हाइप भी बहुत ज़्यादा थी, आज वो हाइप कम है, बहुत कम हो गई। तो डॉक्यूमेंट्रीज एक्चुअली में हेल्प करती है, और एक बहुत पॉजिटिव मैसेज भी देती है ऑडियंस को। आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं मुझे बताना, मैं तो श्वार्ज़नेगर की देखने वाला हूँ ये। इसके बाद आखिरी अपडेट आ जाता है भुवन चौहान पे। कई सारे लोग कह रहे थे भुवन पे अपडेट क्यों नहीं आ रहे, तो भुवन पे अपडेट ना आने का ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बट अब ये है कि वो खेलने वाले हैं एक शो और तैयारियां कर रहे हैं, तो अब अपडेट डालने का एक बहुत सही सेंस बनता है। फिलहाल अपडेट ये है कि वो खेलने वाले हैं 28 दिन बाद एक शो में जिसका नाम है टोरंटो प्रो। अब वो रहते कनाडा में, तो टोरंटो प्रो उनके लिए सबसे आसान एक शो बन जाता है खेलने के लिए। अब उनका ये एम है इस साल के वो एक ही शो खेलना चाहते हैं और क्वालिफाई करना चाहते हैं इस साल के ओलंपिया के लिए। उनके हिसाब से ज़्यादा शोज़ खेलने का कोई मतलब नहीं, और सही भी है। एक एथलीट जो आगे एकदम बढ़ना चाहता है ना, वो बार बार कम्पीट नहीं करेगा, जिसको टॉप पे जाना है एक्चुअली वो तो नहीं करेगा। और भुवन का वो माइंडसेट तो हमेशा से ही रहा है कि उनको ऊपर जाने का हमेशा से एक रहता है कि उनको किसी भी तरीके से टॉप एथलीट बनना है, जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की पहचान है। और यहाँ पर अभी इनकी बॉडी जो इन्होंने दिखाई तो एक्चुअली में ये लग रही है कुछ इम्प्रूव्ड लग रही है। और फ्रंट बॉडी जो है ना, चेस्ट उसमें ज़्यादा अब भारी लगने लग गई है और थिकनेस थोड़ी सी एडिड लग रही है। बाकी ओवरऑल बॉडी वैसी है, बट हल्के हल्के से इंप्रूवमेंट्स जो भुवन अगर लाते रहेंगे तो वही है कि और स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर बनते चले जाएंगे। आई थिंक उनको पता है कि क्या दिक्कतें उनके फिजिक में है, और पिछले साल जो ये आउट ऑफ टॉप 16 हो गए थे, तो अब क्या इनको करने की ज़रूरत है एग्जैक्टली, ताकि एक अच्छी प्लेसिंग लेकर के आ सके। तो पिछले साल का वैसे भी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, कॉम्पिटिटर्स इतने सारे थे। फिलहाल देखते हैं भुवन अब कैसे शाइन करेंगे, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है टोरंटो प्रो को ये जीत जाएंगे। इनका कनाडा का शो ही हो जाता है, तो इनकी वहाँ पर पकड़ काफ़ी सही रहती है हमेशा ही, तो उसके बाद सीधा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। तो फिलहाल यही इनकी बॉडी थी। ज़्यादा मैं एकदम बड़ा चढ़ा करके नहीं बोलूँगा यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा लग रही है, वो चीज़ थोड़ी कम लग रही है। थोड़ा सा फ़र्क मुझे लगा हल्का सा चेस्ट के अंदर, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो देखते हैं टोरंटो प्रो जीतने के बाद फिर ओलंपिया तक आने में ये अपनी बॉडी को और कितना चेंज कर लेंगे, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ रहेगी भुवन के लिए इस साल। तो अभी के लिए दोस्तों यही थे सारे के सारे अपडेट्स, बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, शुक्रिया।